आज के लेक्चर में हम लोग जो एसएचएम का हम लोग का चल रहा है उसमें कुछ ऐसे सिस्टम को हम लोग देखेंगे जिसमें कि एसएचएम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमको कोई बॉडी जब स्प्रिंग से जुड़ा हुआ हो, या तुमको सिंपल पेंडुलम है, या उसके अलावा तुमको डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, इन सबों की चर्चा हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। और बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे एनसीईआरटी बुक के तुम बना सकते हो, सिरमा के बुक से भी तुम क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। जिस स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, राइफल ऐप की मदद से हमसे संपर्क कर सकते हो, प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड किया जा सकता है। और जो पर्सनली भी जो किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, 11 का 12 का जो भी कोई या जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो किसी के लिए भी तुम पर्सनली भी हमसे गाइड ले सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो जब कोई बॉडी अगर स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, स्प्रिंग जैसे कि हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग में तो एक एग्जांपल हम पिछले लेक्चर में हम बताए हुए थे। आज एक बताते हैं जो वर्टिकल स्प्रिंग से मान लेते हैं जुड़ा हुआ है। कोई बॉडी का मास अगर m है, तो ये जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा तो ये तुमको कुछ इसमें बॉडी में क्या लगेगा, इधर mg लगेगा इधर, और इधर कुछ ये तुमको कुछ एलोंगेट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन में भी ये क्या होगा, कुछ x0 से ये एलोंगेट होगा। नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग नहीं होगा, स्प्रिंग कुछ क्या होगा, एलोंगेट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा होगा। अब इसको कुछ इस जगह से, तो यहां पर क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन, तो kx0 इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, mg हो जाएगा। अब इस बॉडी को थोड़ा सा और डिस्प्लेस कर दें, अगर इसको अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से x एलोंगेट कर दें, यहां पर इसके बगल में इसका फिगर बनाते हैं। तो अगर इस स्प्रिंग को मान लेते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेच कर दें, जो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना नीचे चला गया, ये मान लेते हैं कि x और एलोंगेशन हो गया, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से x एलोंगेट हो गया। यहां से यहां तक का कितना एलोंगेशन है, ये इट फर्दर एलोंगेटेड फ्रॉम मीन पोजीशन, जो यहां से, तो मीन पोजीशन जब ये एलोंगेट अगर हो जाएगा यहां पे x किसी समय, तो इस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो स्प्रिंग टोटल जो है अपने नेचुरल लेंथ से x0 पहले एलोंगेट था और मीन पोजीशन से x हो गया, तो ऊपर का फोर्स इतना लगेगा और इधर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, mg लगेगा। तो नेट फोर्स कितना हो गया बॉडी, द ब्लॉक, द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय x फ्रॉम फर्दर, मतलब फर्दर स्ट्रेच बाय x फ्रॉम मीन पोजीशन से और x करेंगे, तो इसमें जो नेट फोर्स होगा, जो कि जाहिर है कि kx0 इक्वल टू mg था, तो अब इसमें कौन सा फोर्स बड़ा होगा, इसमें जैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है ये, तो kx0 और mg इक्वल है अभी, तो इसका मतलब निश्चित रूप से ऊपर का फोर्स क्या होगा, बड़ा होगा। तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू, नेट फोर्स जो F इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा kx प्लस x, जो ऊपर डायरेक्शन में होगा, अपर डायरेक्शन में, माइनस mg। तो F को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, दैट्स इक्वल टू kx प्लस kx0 माइनस mg। और चूंकि ये kx0 इज इक्वल टू mg है, तो नेट फोर्स कितना बचेगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और तो ma इक्वल्स टू हो गया kx, चूंकि kx0 इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा, mg है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों, तो हमारा बच गया ma इज इक्वल टू k बाय m। तो a इक्वल्स टू k बाय m इंटू x। तो एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल A is directly proportional to displacement from mean position and they are oppositely directed, ये अपोजिटली डायरेक्टेड है, जिसको कहते हैं A प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वेक्टर। दोनों अपोजिटली, यहां भी डायरेक्टेड है अपोजिटली, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो जब ये मीन पोजीशन से जब हमको ये डिस्प्लेस है नीचे की तरफ, तो अभी जो हमने दिखाया कि फोर्स की एक्सेलरेशन किधर की ओर है, ऊपर की ओर है, तो ये अपोजिटली डायरेक्टेड है, तो ये तुमको और इसके प्रोपोर्शनल है। तो ये जो मोशन होगा, मोशन ऑफ द बॉडी इज इन SHM, हेंस the motion of body is in SHM,
और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा के बाय एम हो गया। यहां पर अगर कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर यहां पर ए इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स है और ए इज इक्वल टू के बाय एम इंटू एक्स है। और माइनस जाए तो वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ ये स्केलर फॉर्म इसलिए माइनस साइन यहां नहीं दिखेगा। इसमें जो है ए इक्वल टू के बाय एम है तो ये स्केलर फॉर्म है, इसमें डायरेक्शन नहीं दिख रहा है और वो तो इसलिए, लेकिन दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है, ये हम लोग देख भी रहे हैं। तो ए इक्वल टू क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा के बाय एम। तो जहां तक कि ये तुमको याद होगा कि तुमको जो हॉरिजॉन्टल में भी स्प्रिंग जुड़ा हुआ था तो उसका भी इतना ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। तो ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर के बाय एम, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो स्प्रिंग तुमको वर्टिकल में जुड़ा हुआ रहे या तुमको हॉरिजॉन्टल में प्लेन में ये घूमे, ये तुमको मूव करे या अलग अलग सिचुएशन, तो ये स्प्रिंग का जो तुम्हारा जो ऑसिलेट करेगा तो ये तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिस वन होगा। और टाइम पीरियड क्या होता है इसका, टाइम पीरियड इसका हो गया तुमको टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा दैट्स इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एम बाय के हो गया। तो ये तुम्हारा स्प्रिंग का मतलब मैंने एक बार जो कल दिखाया था, जबकि ये हॉरिजॉन्टल में तुमको वाइब्रेट कर रहा था और अभी क्या होगा ये तुमको यहां पर फर्दर अगर तुमको स्ट्रेच कर दिया तो ये वर्टिकल प्लेन में वर्टिकल मोशन में इसका है अंडर ग्रेविटी, लेकिन रिजल्ट दोनों की स्थिति में तुम्हारा टाइम पीरियड का सेम आएगा। तो इसमें क्या होगा, इस बॉडी का मोशन को अगर हम लोग अगर थोड़ा सा और एनालाइज करें तो क्या होगा, तुमको इस बॉडी को अगर तुमको यहां से स्ट्रेच करके यहां से छोड़ देगा तो यहां पर अगर छोड़ देंगे तो अभी स्प्रिंग में इसमें फोर्स तो लग रहा है, ये ऊपर की ओर जाना शुरू करेगा। अगर मैक्सिमम यहां पर छोड़ दिए तो ये बॉडी फिर धीरे धीरे ऊपर फोर्स लग रहा है, ये तुमको मीन पोजीशन तक आएगा। मीन पोजीशन तक में जब इसको फोर्स लग रहा है तो इसको तब तक में एक वेलोसिटी आ जाएगा इसको ऊपर की ओर, और इस वेलोसिटी के कारण यहाँ पे फोर्स जीरो हो जाएगा क्योंकि kx0 और mg क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, नेट फोर्स मीन पोजीशन पे जीरो होता है। तो इसको लेकिन तब तक इसको वेलोसिटी है तो उस वेलोसिटी का ये ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन अब जो है तुमको mg बड़ा हो जाएगा क्योंकि स्प्रिंग का एलोंगेशन कम हो जाएगा, तो mg फोर्स बड़ा हो जाता है, इसका फोर्स तुरंत अपोजिटली डायरेक्टेड हो जाएगा। ये जैसे ये मीन पोजीशन से इसका जो है डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर होगा, इसका जो तुम्हारा जो है नेट फोर्स किधर की ओर mg है तुम्हारा ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो नेट फोर्स होगा। तो इसलिए ये तुमको क्या करेगा, फिर कुछ देर के बाद ये mg जो इसको रोक देगा और इतना जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस जाकर ऊपर रुकेगा, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहेंगे। और तुमको उसके बाद यही मोशन बार बार क्या होते रहेगा, तुमको ये एक्सक्यूट करता रहेगा और ये तुमको प्रोपोर्शनल को शेप शो देते, ये जो मोशन होगा ये शो होता है कि ये SHM में रहेगा और इसका टाइम पीरियड सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा। उसके लिए क्या प्रोपोर्शनल, ए प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड देयर डायरेक्शन आर अपोजिटली टू ईच अदर। अगर इतना प्रूव करने में आप किसी का कैपेबल रहे मैं फोर्स लॉ से, तो आपको ये प्रूव होता है कि ये बॉडी SHM में ही वाइब्रेट करेगा। इसका टाइम पीरियड ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स से हम लोग कंपेयर करके निकाल सकते हैं, किसी भी सिस्टम में ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो एक जैसे कि अब हम लोग, तो ये तुम्हारा इस पर जो क्वेश्चन है एक दिया हुआ है तुमको, दैट इज एग्जांपल नंबर 14 स्प्रिंग के, इसमें एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, इसके बाद दिया हुआ उसको देख लेते हैं 14.8। तो 14.8 बना लेते हैं हम लोग एनसीईआरटी का एग्जांपल, जिसमें कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से बॉडी जुड़ा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 500 न्यूटन पर मीटर शायद, और मास कितना दिया हुआ है, मास 5 kg है। और तुमको उसका जो है तुमको डाटा दिया हुआ है तुमको कि स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है और मास गिवन है, इससे हम लोग को एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल सकता है। और 10 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड उसको दे दिया है, मतलब नीचे जो है तुमको उसको नीचे उसको अपने मीन पोजीशन कितना डिस्प्लेस कर दिया गया है उसे 10 सेंटीमीटर। तो निकालना है उसका, चलो पर डाटा लिखते हैं तुरंत। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 14.8, इसमें मास ऑफ बॉडी है तुमको 5 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट के है 500 न्यूटन पर मीटर, और एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहां तक आप स्ट्रेच कर दिया दैट इज 10 सेंटीमीटर। देन हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू व्हाट, दूसरा वी मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, ए मैक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये SHM में है, तुमको बॉडी रहेगा जाहिर है, कभी हमने जैसा शो किया और स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये तुमको 3 क्वांटिटी हम लोग को फाइंड आउट करना, ये क्वेश्चन हुआ तुम्हारा। तो पहले हम इसको ओमेगा निकाल लेते हैं, ओमेगा से हम लोग टाइम पीरियड भी निकालेंगे क्योंकि वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा ए होता है और ए मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए होता है। तो ये फॉर्मूला जैसे पिछले लेक्चर में तुमने बनाया होगा उसका, तो इसके आधार पर हम लोग निकाल देते, पहले ओमेगा ही निकाल लेते हैं, ओमेगा सारा निकल जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर के बाय एम होता है।
तो रूट अंडर k बाय n, तो रूट अंडर 500/5, रूट अंडर 100 हो गया, दैट्स इक्वल 10 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा हो गया तुम्हारा। और टाइम पीरियड अब इसी के आधार पर हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो 2 इंटू 3.14 बाय 10 सेकेंड, यही हो गया तुम्हारा। तो 10 सेकेंड 6.28 बाय 10, तो 0.628 सेकेंड, 0.628 सेकेंड हो गया इसका टाइम पीरियड। ये फर्स्ट पार्ट का क्या हो गया, ये आंसर हो गया तुम्हारा। अब है तुमको वी मैक्स, तो ये जाहिर है कि हमारे पास फॉर्मूला ही है वी मैक्स का, क्या होता है तुम्हारा ए इंटू ओमेगा। तो ए मतलब मैक्स एम्पलीट्यूड, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया इसके 10 सेंटीमीटर, 10/100 इंटू ओमेगा हमारा कितना आया 10 आ गया, तो 10, तो दैट्स इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, ये वी मैक्स हो गया। ए मैक्स हमारा आ जाएगा दैट्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए होता है तुम्हारा, तो ओमेगा हमारा 10 स्क्वायर इंटू 10/100, तो दैट्स इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तीनों क्या होगा तुम्हारा आंसर होगा। तो काफी आसानी से हमारा निकल गया, ये तीनों ही क्वांटिटी क्या हो गया हमारा कैलकुलेट हो गया। तो ये तुम्हारा एग्जांपल खत्म हो गया। अब है एक तुमको ऐसा मोशन जो कि तुमको सिंपल हार्मोनिक होगा, दैट इज सिंपल पेंडुलम कहते हैं। सिंपल पेंडुलम के बारे में समझ में आता होगा कि एक सिंपल सा एक चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको एक लॉन्ग जो है थ्रेड से तुम बांध दो और उसको ऑसिलेट कराओ, तो उसको दैट सिस्टम इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम कहलाएगा। कोई बॉडी है जैसे कि तुमको स्टोन हो या तुमको कोई भी मतलब कोई भी छोटा सा एक स्फेरिकल कोई ऑब्जेक्ट है, उसको रस्सी में बांध दीजिए, लंबा थ्रेड होना चाहिए, लंबा थ्रेड हो उसमें बांध दीजिए, हल्का लंबा एंड हल्का, मतलब कि थ्रेड का मास नहीं होना चाहिए। तो मासलेस थ्रेड तो पॉसिबल है नहीं, और लेकिन हम लोग यहाँ एज्यूम करके चलते हैं मास क्या होना चाहिए, आपको लाइट स्ट्रिंग होना चाहिए, तो वो सिंपल पेंडुलम के करीब होगा, और लेंथ ज्यादा से ज्यादा बड़ा होगा तो वो सिंपल पेंडुलम के रिजल्ट से उसका उतना ही अधिक वो मैच करेगा। तो सिंपल पेंडुलम हम लोग को ही पढ़ना है, और कंपाउंड पेंडुलम वगैरह इस एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो उसकी चर्चा हम लोग इसमें नहीं करेंगे। एसटीएनओ के बुक में उसको दी हुई है, तो इसका हम आगे मतलब अलग से जिसको ज़रूरत होगा उसमें जो है तुमको आगे से जो वीडियो बनेंगे उसमें देखो, या जिसको जो बनाना चाहोगे जहाँ भी दिक्कत हम होगा तो कॉल करके टाइम ले सकते हो। तो इसमें जो है तुमको ये जो लेक्चर है जितने एनसीईआरटी बुक पर ही ब्रॉडली बेस्ड हैं, तो ये है तुम्हारा सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, एन ऑब्जेक्ट attached with a long thread oscillate about its mean position in vertical plane is called simple pendulum। तो ये लॉन्ग थ्रेड होना चाहिए और मासलेस होना चाहिए, तो ये तुम्हारा आइडियल एक सिंपल पेंडुलम बनेगा। जैसे कि एक सिंपल पेंडुलम देखते हैं, इसका मोशन को एनालाइज करते हैं, तो मान लेते हैं ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, यहाँ पे मास होगा तुमको अटैच है, और इसको थोड़ा सा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से कुछ अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ऑसिलेट किए यहाँ पर, तो मान लेते हैं ये किसी समय में अपने मोशन के से ये थीटा एंगल बना रहा है, अपने वर्टिकल जो तुम्हारा उसे ये कितना एंगल बना रहा है थीटा, मतलब ये वाइब्रेट जब कर रहा है तो उसमें तुमको एक पर्टिकुलर टाइम पे ये कितना एंगल बना रहा है अपने जो वर्टिकल लाइन से, ये जहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा यहाँ से इसके अबाउट क्या कर रहा है, ये टू एंड फ्रो मोशन में होगा। तो ये मोशन कैसा होगा इसको हम लोग एनालाइज करेंगे, क्या ये सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है, इसको हम लोग इसको एनालाइज करके देखते हैं। तो इसमें जहां तक इसका जो है इसका फोर्स का पहले देखते हैं, तो इधर mg लग रहा होगा ये, और इधर की तरफ ये रस्सी का
टेंशन लग रहा होगा। और इस पॉइंट के अबाउट ये क्या करेगा तुमको, ये तुम्हारा यहाँ पर जो है इसके अबाउट यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये जो इसका जो दो कंपोनेंट हम लोग mg cos थीटा, तुमको ये वर्टिकल इधर की ओर जाएगा, और जो t माइनस mg cos थीटा क्या देगा, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, और ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन देगा mg sin थीटा, और इसके कारण ये तुमको क्या होगा, इधर की तरफ एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन देगा। तो इसका फोर्स लॉ उसके बजाय इसको अगर हम लोग चाहें तो एंगुलर मोशन में है, ये सर्कुलर जो कि तुमको इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो इसको हम लोग चाहें तो इसको टॉर्क के आधार पर भी इसका हम लोग एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा निकाल सकते हैं। तो इसके अबाउट हम लोग टॉर्क ले लेते हैं। टॉर्क अबाउट ये दोनों जो फोर्स है टेंशन और mg, इसका टॉर्क हम लोग ओ पॉइंट के अबाउट लेते हैं। एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t द पेंडुलम makes an angle theta with vertical through the point of suspension, through the point of suspension O, suspension जो पॉइंट है O से वर्टिकली जो बिलो उससे थीटा एंगल बना रहा है। और तुमको तो इसमें जो टॉर्क अबाउट O जो होगा, तुमको टॉर्क अबाउट O क्या होगा, टॉर्क किसका लगेगा, टेंशन का जो है, जहां तक बात है ये जो टेंशन है ये तो O पॉइंट से ही पास कर जाएगा, तो टेंशन का टॉर्क क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट लेंगे यहां पर, और ये टेंशन देखो इसी पॉइंट से पास करता, जब फोर्स उसी से पास कर जाएगा तो इसका टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये जो है इसका देखो यहां से यहां तक है, इसका लेंथ अगर यहां पर अभी तक मेंशन नहीं किए हैं, इसमें लेंथ कितना मान लेते हैं, इसको L मान लो, इसका लेंथ कितना है, L अगर है, लेंथ ऑफ पेंडुलम यहां लिख देते हैं, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू L, इसको ज्यूम किए। तो यहां पर जो इसका जो mg का टॉर्क कितना होगा, तो सिर्फ mg का ही टॉर्क लगेगा, तो mg इंटू r क्रॉस f, टॉर्क का वैल्यू याद होगा, तो ये L है इसका लेंथ, और ये हर mg है, दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, तो ये जो एंगल है तुम्हारा, इसको जब यहां करेंगे तो ये तुमको थीटा ही एंगल होगा, यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा होगा। तो r क्रॉस f जो टॉर्क तुम्हारा आ रहा है, कितना आ रहा है तुमको, r दैट इज L क्रॉस mg इंटू साइन थीटा, दोनों के बीच का एंगल यही होगा, तुमको साइन थीटा हो जाएगा, आर क्रॉस एफ। और टॉर्क का वैल्यू कितना होता है तुमको, टॉर्क अबाउट वो जो है टॉर्क का वैल्यू होता है आई इंटू अल्फा, तो आई एल्फा इक्वल टू हो गया mg L साइन थीटा। और जहां तक कि आई का वैल्यू हो गया, जो कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, जो कि यहां पर एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये जो एक्सिस ओ पॉइंट से गुजरने वाला जो एक्सिस होगा, जो उसके अबाउट में इसका जो वर्टिकल एक्सिस, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इस बॉडी का ओ के अबाउट। तो वर्टिकल एक्सिस जो कि यहां से पास कर रहा होगा ओ से, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास है इसका m, और डिस्टेंस कितना यहां से एक्सिस से इसका जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज L, ये इसकी लेंथ के बराबर होगा। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा ml स्क्वायर, ये तुम्हारा हो गया आई का वैल्यू हो गया ml स्क्वायर इंटू अल्फा, दैट्स इक्वल टू क्या हो गया mg L इंटू साइन थीटा, को हम लोग लिख सकते हैं थीटा एज साइन थीटा इज अप्रॉक्स इक्वल्स टू थीटा फॉर स्मॉल एंगल। अगर ये एंगल स्मॉल है तो हम लोग साइन थीटा को थीटा के बराबर लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसको लिखने के लिए आपका क्या होना चाहिए, दोनों को स्मॉल होना चाहिए। तो यहां पर जहां तक हो गया तुमको, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा mm, तो कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया तुमको g बाय L इंटू थीटा। तो ये तुमको एंगुलर जहां तक देखें, ये एंगुलर एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो तुम्हारा होगा, ये तुम्हारा क्या होगा तुमको, ये तुम्हारा होगा अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, एंड दे आर एंड कॉमा अल्फा एंड थीटा आर अपोजिटली डायरेक्टेड, अल्फा एंड थीटा आर अपोजिटली डायरेक्टेड, ये अपोजिटली डायरेक्टेड है। ये कैसे देखो तुमको, जहां तक कि टॉर्क देखो, इसका जो टॉर्क होगा तुमको r क्रॉस f का अगर करेंगे इसका वैल्यू, तो r क्रॉस f इसको इधर की ओर लगेगा ये टॉर्क, और थीटा देखो तो ये जो किधर की ओर जा रहा है, ये तुमको क्लॉकवाइज है, और डिस्प्लेसमेंट इसका किस डायरेक्शन में है, यहां से देखिए मीन पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों क्या है, अपोजिटली डायरेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि ये तुमको ये जो मोशन होगा, मोशन ऑफ द पार्टिकल इज इन एसएचएम, क्योंकि प्रोपोर्शनल भी है, अल्फा g बाय L तुम्हारा क्या जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया तुम्हारा,
और ये दोनों का डायरेक्शन भी जहां तक एंगुलर एक्सीलरेशन देखिए, एंगुलर एक्सीलरेशन जैसे मैं टॉर्क का भी डायरेक्शन दिखाया, टॉर्क एल की तरफ हाथ को रखे, एम की तरफ मोड़े, तो ये किधर हो गया, क्लॉकवाइज में घुमा रहा है। और डिस्प्लेसमेंट यहां से देखिए आपका थीटा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, यहां से घूम रहे किस डायरेक्शन में, ये घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, और ये इसका अल्फा है क्लॉकवाइज। तो मोशन ऑफ द पार्टिकल इज इन एसएचएम, मोशन ऑफ पार्टिकल इज इन एसएचएम। लेकिन ये ध्यान रहे कि इसके लिए तुमको एसएचएम के लिए साइन थीटा को आपको थीटा लिखना आवश्यक है। इस बात का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा थीटा छोटा ही होना चाहिए हर एंगल में। चूंकि अब आप साइन थीटा को थीटा नहीं लिख सकते हैं, तो अगर उससे बड़ा एम्पलीट्यूड हो जाए, बड़ा एंगल पर आप रोटेट कीजिएगा, तो ये जरूरी नहीं कि ऐसे एसएचएम में होगा। क्योंकि ये बड़ा एंगल होने पर आप साइन थीटा को थीटा नहीं लिख पाएंगे, तो ये आप ये एसएचएम में प्रूव भी नहीं हो पाएगा आपका। क्योंकि तो अल्फा इज इक्वल टू तब ओमेगा स्क्वायर इनटू साइन थीटा होगा, नॉट थीटा। उसके थीटा लिखने के लिए हमें क्या जरूरत है कि दैट एंगल जो तुम्हारा चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, जितना अधिक स्मॉल होगा उतना ही आपका एसएचएम के करीब होगा, और थ्योरेटिकली तो उसे जीरो होना चाहिए अगर परफेक्ट एसएचएम में होना है। तो परफेक्ट एसएचएम में तो ये हो भी नहीं पाएगा ये, क्योंकि कभी भी साइन थीटा थीटा के इक्वल तभी होगा जब छोटा के लिए होगा, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली जूम कर सकते हैं। और दूसरा, ऐसे भी एसएचएम में जो डिसिपेटिंग फोर्सेस वगैरह होता है, जिसकी चर्चा अच्छा इसके बाद हम लोग करते हैं। तो यहां पर जहां तक हो गया तुमको, तो ओमेगा स्क्वायर हमारा कितना निकलेगा, जो कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या गया हमारा, जी बाय एल। कंपेयरिंग ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाय एल, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर जी बाय एल हो गया। अब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसको यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, जगह है यहां। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होगा तुम्हारा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, दैट्स इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी। यही तुम्हारा हो गया इसका टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया। जैसे इसमें क्या प्रूव किया फिर से देख सकते हो, इसमें टॉर्क पहले लिए तुम्हारा किसके अबाउट, उनको इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट। जब टॉर्क लिए तो ये तुम्हारा टॉर्क को आई अल्फा के इक्वल लिखिए, टॉर्क से टेंशन का जीरो हो गया, mg का टॉर्क हो गया mg l साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिख दिए। और इसका आई का वैल्यू मास इस एक्सिस के अबाउट निकालना था, जिस एक्सिस से पास करा ये तुम्हारा एक्सिस होगा, तो इसके अबाउट क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मास इंटू डिस्टेंस m इंटू एल स्क्वायर इसका हो गया। तो इस प्रकार से क्या निकल गया हमारा ओमेगा का वैल्यू अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो एंगुलर एसएचएम में ये प्रूव हो गया, मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और दोनों आप एक दूसरे क्या है अपोजिटली डायरेक्टेड। हेंस तुमको ये मोशन कैसा प्रूव हुआ कि एसएचएम में होगा, और इसका टाइम पीरियड होगा टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी। अब हम लोग देखते हैं इसका एक क्वेश्चन है, पहले उसको देख लेते हैं। और टाइम पे सिंपल पेंडुलम के लिए जरूरी है कि मतलब कि आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, जो ऑसिलेशन होना चाहिए, उसका एम्पलीट्यूड कम होना चाहिए, तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होगा, मतलब अप्रोक्सीमेट एसएचएम में होगा वो। लेकिन मतलब अप्रोक्सीमेट ही होगा, कभी भी इक्वल तो हो नहीं सकता है, तो ये लगभग एसएचएम में हो जाएगा कुछ कंडीशन के साथ। अब है तुमको दिया हुआ एग्जाम्पल 14.9 शायद है, 14.9 में है, जिसको हम लोग सेकेंड पेंडुलम कहते हैं। घड़ी जो तुम्हारा होता है, जिसमें कि सेकेंड पेंडुलम होता है, तो उसका टाइम पीरियड कितना, टाइम उसका जो है तुमको लेंथ कितना होगा। जो हमारा सेकेंड पेंडुलम होता है, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये 14.9। द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम, जो घड़ी में तुम्हारा होता है, द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम, जो कि घड़ी में तुम्हारा जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम क्लॉक में सेकेंड पेंडुलम इक्वल टू 2 सेकेंड, ये तुमको 2 सेकेंड होता है इसका टाइम पीरियड। t इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। तो 2 इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। तो 2 कैंसिल हो गया, तो 2 कैंसिल हो गया, तो हो गया तुम्हारा 1 इक्वल्स टू पाई रूट अंडर एल बाई जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एल बाय जी, तो एल बराबर जी बाय पाई स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 9.8 बाय 3.14 का स्क्वायर। ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 होता ही है, अप्रोक्स लगभग 1 के काफ़ी करीब होता है। तो ये इसका लेंथ
1 मीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर इसका लेंथ होना चाहिए। तो ये तुम्हारा हो गया, ये सेकेंड पेंडुलम का ये लेंथ 1 मीटर के आसपास होना चाहिए, 1 मीटर होगा, तब ये सेकेंड में 1 सेकेंड में क्लिक करेगा। तो अब है तुमको SHM जहां तक है, जैसे कि हम लोग SHM एक आइडियल कंसेप्ट है, कोई भी सिस्टम कभी भी SHM में कंप्लीट हो नहीं सकता है, बल्कि उसमें डैम्पिंग होगा ही, उसका मोशन धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा, तुमको डैम्प्ड होता जाएगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। कोई भी सिस्टम है तुमको वहां पर एक तुमको जैसे कि हमारा बहुत सा डैम्पिंग फोर्स होता है, जैसे कि अभी कोई भी, जैसे हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा, तो सिंपल पेंडुलम क्या ये अपने से एक बार कर देंगे तो क्या ये सब दिन SHM में रहेगा, क्या वाइब्रेट करता रहेगा? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं करता है। जब तक उसमें कोई भी उसमें बैटरी है या उसको एक फोर्स मिलता है तभी वो कर पाएगा, अदरवाइज क्या नहीं कर सकता है वो। कभी भी जिस ढंग से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं आइडियल कंडीशन में कि कुछ कोई भी क्या नहीं डिस्टरबेंस नहीं हो, ऐसा आइडियल कंडीशन कभी भी फुलफिल नहीं होगा और ये SHM में नहीं एग्जीक्यूट करेगा। उसी तरह से जैसे स्प्रिंग का ही बात करें, क्या स्प्रिंग को वाइब्रेट करा देते हैं तो क्या वो हमेशा ये चलता रहेगा? जैसा हम लोग एज्यूम करते हैं, अगर तुमको कोई फ्रिक्शन नहीं हो, कहीं पर एनर्जी का लॉस नहीं हो, तो ऐसा प्रैक्टिकली, ऐसा थ्योरेटिकली संभव है, लेकिन प्रैक्टिकली कभी भी ऐसा क्या नहीं हो सकता है, कोई भी सिस्टम नहीं बन सकता जो कि क्या हो SHM में कंप्लीट रह पाएगा। क्योंकि उसके जाहिर है कि जो डिसिपेटिव फोर्स है वो क्या करेगा, फ्रिक्शन जैसे फोर्स है, या पानी में जाएंगे तो आपका विस्कोसिटी है, तो ये सब क्या करता है, उसका अपोज करता है, और इस कारण से वह तुमको SHM में कभी भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरह का जो कि तो एक्चुअली में तो उसका डैम्पिंग होना शुरू होगा, तो मोशन उसका जो SHM है वह धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वह धीरे धीरे अपना एनर्जी खोता जाता है, धीरे धीरे लूज होता जाएगा, और वह एक टाइम के बाद वह रुक जाता है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन इज द रियलिटी एंड दैट इज SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एन आइडियल कंडीशन, जो कि कभी अचीव क्या नहीं हो सकता है, हमारा प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा। तो SHM में जहां तक है, तो SHM इज आइडियल कंडीशन, SHM इज आइडियल कंडीशन, it is damped due to dissipative forces present in the dissipative forces present। तो ये फ्रिक्शन जैसे फोर्स के प्रेजेंट होने के कारण ये तुमको डिसिपेटिव फोर्स होता है। तो ये जो डिसिपेटिव फोर्स जो है तुमको डिसिपेटिव फोर्स ये प्रोपोर्शनल टू होता है तुमको बी के साथ साथ ये तुमको वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जितना अधिक वेलोसिटी होता है जो कि सिस्टम एक्सिक्यूट करा उतना ही अधिक होता है। और ये तुमको यहाँ पर तुमको बी इंटू वी भी कह सकते हैं। ये यहाँ एक कांस्टेंट दे दिए, ये तुमको हो गया डिसिपेटिव कांस्टेंट कह सकते हैं इसको, डैम्प्ड कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट इसको कह सकते हैं आप बी को, और ये तुमको भी हो गया तुम्हारा। तो इस ढंग से ये फोर्स जो है तुमको ये, जहां तक आइडियल एसएचएम की बात है, आइडियल एसएचएम में हम लोग क्या लिखते हैं? अब एसएचएम तो हमारा एक आइडियल कंसेप्ट ही है जिसमें हम लोग लिखते थे एम ए इक्वल्स टू, जैसे हम लोग लिखते थे के एक्स दैट्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ऐसा लिखते थे। तो इसको अगर हम लोग एम को लिखें तो ए को हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, ए को लिखते हैं डी वी बाई डी टी, और दैट्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स। और ये होगा तुमको v को फिर लिख सकते हैं हम लोग dx बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी को dx बाई डी टी, दैट्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स। या तुमको हो गया एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये एसएचएम का हुआ। तो डैम्प ऑसिलेशन में जाहिर है कि ये फोर्स का जहां तक वैल्यू है तो डी स्क्वायर एक्स बाई, यहां पर एक मिनट एम इंटू डी स्क्वायर बाई एक्स, तो ये तुम्हारा एम इंटू ए दैट इज ये फोर्स का है, तो यहां पर बी इंटू वी भी एक फोर्स का चीज है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होगा, जबकि ये तुमको एक टर्म हमको बी इंटू वी का इंटर करना होगा इसमें। इन डैम्प्ड ऑसिलेशन में तो क्या हो जाएगा, इन डैम्प्ड ऑसिलेशन
इन डैम्प्ड ऑसिलेशन हम लोग को एक टर्म क्या चाहिए इंटर करना होगा इसमें, तो इसमें एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं डी एक्स बाय डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, जो कि डैम्प्ड मतलब ये धीरे धीरे जिसका एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, इसका घटता जाएगा। तो ये जैसे कि तुम्हारा इसका जो इक्वेशन होता था x इक्वल टू इसका, जहां तक कि एसएचएम का जो इक्वेशन का हम लोग जो सॉल्यूशन लिखे थे, इसका इक्वेशन होता था तुमको इस जो कि एक्चुअल एसएचएम का जो इक्वेशन का हमारा था, एसएचएम का इक्वेशन का होता था डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम में क्या होता था, ये तुम्हारा इक्वेशन होता था x इज इक्वल टू ए कॉस या साइन, जो भी लिखते थे कॉस और ओमेगा टी प्लस फाइव ऐसा लिखते हैं, या ओमेगा नॉट टी प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव ऐसा लिखते हैं हम लोग। तो इसमें एम्पलीट्यूड कभी भी घटता नहीं है, और ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर के बाय एम ऐसा लिखते हैं हम लोग, और ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये घटता नहीं है। और तो ये एक्चुअल एसएचएम का बात हुआ। लेकिन हम लोग को जहां तक डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात आएगी, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटता जाएगा। इन डैम्प्ड ऑसिलेशन देखिए, इससे कंपेयर करेंगे, इसमें इन डैम्प्ड ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड ए डिक्रीजेज विथ टाइम एंड इट्स इक्वेशन कैन बी रिटेन एज x इज इक्वल टू क्या आ जाता है तुम्हारा, x इज इक्वल टू ए e टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m ऐसा तुम्हारा हो गया, ये एम्पलीट्यूड हुआ। और cos ये तुमको ओमेगा नॉट टी प्लस कुछ फाइव ऐसा कुछ भी होगा, और ओमेगा नॉट जो इसका होगा रूट अंडर के बाय एम नहीं हो करके ये एम्पलीट्यूड देखो घटता जाएगा टाइम के साथ। ये तुम्हारा क्या जाएगा, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, ये मास ऑफ द बॉडी और बी तुम्हारा डैम्पिंग कांस्टेंट के पर डिफर करेगा, ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा। और ओमेगा नॉट जो होता है इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये भी तुम्हारा अलग होगा, रूट अंडर के बाय एम माइनस बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर, ये तुमको डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी है, ये डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये तुम्हारा हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जैसे है तुम्हारा ये घटता जाएगा, बी के साथ के अनुसार से ये क्या होगा तुम्हारा, ये भी कम हो गया तुम्हारा, और ये तुमका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटते जाएगा, और ये तुमको धीरे धीरे ड्रॉप करके 0 तक पहुंच जाएगा। जिस कितना टाइम में 0 हो जाएगा एम्पलीट्यूड, तो इसे टीवी हम लोग निकाल सकते हैं, एक समय के बाद ये क्या हो जाएगा, घटते हुए 0 की ओर चला जाएगा। तो जैसे इस पर तुमको हम लोग चाहें तो इस पर एक आध क्वेश्चन भी तुमको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उसको सॉल्व भी कर सकते हैं इस पे। तो ये तो डैम्प्ड ऑसिलेशन इज द रियलिटी, और जहां तक कि जो एसएचएम है वो एक आइडियल कंडीशन है, जो कि हम लोग जैसे फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो उसी तरह का ये भी एक एज्यूम्ड कंडीशन होगा। कोई भी बॉडी कभी भी एसएचएम में नहीं हो सकता, ये थियोरेटिकल जैसे फ्रिक्शनलेस सरफेस हम लोग एज्यूम करके काम करते हैं, तो उसी ढंग से क्या होगा तुम्हारा, हाँ उसके करीब हो सकता है, किसी में कम हो, किसी का टाइम पीरियड सफिशिएंटली हाई हो, तो उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया। और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद एक एग्जाम्पल दिया 14.10 इसमें दिया हुआ है मास ऑफ बॉडी दिया हुआ होगा, क्या है 200 ग्राम, ग्राम में ही इसमें रखने, बी भी चूंकि जो डैम्पिंग कांस्टेंट 40 ग्राम पर सेकेंड ना। अच्छा चलिए, और है तुमको 90 न्यूटन पर मीटर, और तो m हो ही गया, b हो गया, हाँ ठीक है, तब शायद जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या निकालना है पहले, टाइम पीरियड, तो पहले ओमेगा निकालना होगा हमको, तो पहले ओमेगा निकाल दे। चलिए ओमेगा के बाद ही कुछ बढ़ेगा आगे। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था इसका, k बाय एम माइनस बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर। तो k कितना है हमारा 900 90 है, और m कितना है 200, तो 200 मतलब 0.2 कहिए, इसको ग्राम में रखिए, और तो 180 हो गया, कितना हो गया 90 बाय मतलब 0.2, तो 900 बाय 2 हो गया, 450 हो गया। चलिए b का वैल्यू कितना है 40 का स्क्वायर, सेंटीमीटर में ही रखते हैं क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका कोई यूनिट नहीं बचेगा। 40 यानी बी का वैल्यू बी स्क्वायर, 40 का स्क्वायर बाय
4 इंटू एम कितना है 200 ग्राम, ये 200 का स्क्वायर, तो ये दोनों मतलब ग्राम में ही है, इसलिए तुमको यूनिट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 40 का स्क्वायर 200 का, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये 25 का स्क्वायर इंटू 4 मतलब 1/100 हो गया। ये कितना घट गया 1/100, और इधर कितना आ गया 180, देखो सॉरी 900/2 दैट इज 450। रूट अंडर 540 में 450 में 1/100 का माइनस करना और नहीं करना बहुत अंतर नहीं होगा। तो ओमेगा लगभग कितना ले सकते हैं हम लोग इसको, रूट अंडर 450 कितना लिखा हुआ है ओमेगा का वैल्यू, लगभग 21 पॉइंट कितना ओमेगा नहीं लिखा हुआ है। हाँ तो ओमेगा निकालना क्या टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू कितना है, तो 0.04 ना, यहां पे कुछ गलत हो रहा है क्या, एक मिनट, बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर, ये 40 है ना, और ये कितना है 200 ग्राम है, ये भी इसका यूनिट क्या है बी का, तो बात तो बराबर ही है। तो 1/, यहाँ पे गलत तो 4, तो ये क्या हो गया तुमको 40 है 200 तो 25 हो ही गया ये, तो 25 इंटू 4 कितना हो गया 100, और ये कितना है तुमको k/m, तो 900/2 है ना, 900/2, ये तो ये साइन यहाँ रखना ही चाहिए था हमें, और m तुम्हारा 200 ग्राम को, तो 200 ग्राम को 0.2 रखे, तो रूट अंडर 450। तो चलिए, तो ये तुमको लगभग 0 पॉइंट कितना बोले टाइम पीरियड, और 2 पाई बाय ओमेगा होता है, हाँ हो जाए, हो सकता है टी इक्वल टू क्या होगा 2 पाई बाय ओमेगा, ये ना, ये ओमेगा को लिख तो लगभग रूट अंडर 450 हो गया। चलिए रेडियन पर सेकेंड तो आ जाएगा, हाँ शायद कैलकुलेशन में 2 इंटू कितना होगा 3.14 बाय रूट अंडर 450, तो रूट अंडर 450 21 करें तो 21 करें तो हाँ तुम्हारा हो ही गया, ये मतलब 2 से होगा, तो जैसे 21 करेंगे ना तो 2 इंटू 6.28 बाय 21, तो लगभग तुमको एकदम बिल्कुल आ गया 0.3 सेकेंड ना, तो 0.3 सेकेंड 63 होगा तो 20 आ ही जाएगा, हाँ ठीक है आ गया, तो मतलब 62.8 है, जैसे 63 के आसपास हुआ तो क्या होगा तुम्हारा, कैंसिल आउट हो ही रहा, तो 0.3 सेकेंड हमारा आ गया। अब क्या निकालना है इसका, कि कितने टाइम के बाद इसका जो है एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा, तो इसमें जैसे कि तुम्हारा आएगा ये जो फैक्टर है -BT/2m आएगा, टाइम व्हेन a इज इक्वल टू हाफ, t इक्वल्स टू व्हाट व्हेन एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a0/2। अब पहले एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a0/2, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा a0/2 होगा, मतलब a/2 कर सकते, चलिए a ही सिंबल लिखे वहां, तो a ही लिखिए, तो a इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा जो एम्पलीट्यूड है, तुम्हारा जो एम्पलीट्यूड होता है, तुम्हारा एम्पलीट्यूड का जो फार्मूला होता है t टाइम बाद a(-bt/2m), और एम्पलीट्यूड इसका आधा हो जाना है, तो मतलब a का कितना हो जाना चाहिए, a/2 इज इक्वल टू a(-bt/2m), तो चलिए, तो ये तुम्हारा हो गया a तो कैंसिल हो गया, तो हाफ इज इक्वल टू e⁻-bt/2m। अब log 1/2, तो ln क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू क्या जाएगा e⁻, यहाँ पे ये तुमको इधर जाकर क्या बन जाएगा, तुमको ये जो ये है ये इधर जाकर क्या बन जाएगा log बन जाएगा, तो ये क्या होगा -bt/2m, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो log 1/2 को हम लोग -ln2 लिख सकते हैं, इसको -ln2 इज इक्वल टू -bt/2m। b कितना है हमारा, b है तुमको 40 ग्राम ना, b है 200, b है 200 ना, b है 40 इंटू t/2 इंटू 200, ये भी ग्राम में है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो t/10 हो गया ये, और ये माइनस माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू ln2 और इंटू ये 10 हो जाएगा, नीचे में 10 आ गया ना ये, तो ये ln2 इंटू 10, ये तुम्हारा t का वैल्यू सेकेंड में आ गया, ln2 होता है 0.693 इंटू 10 इज इक्वल टू 6.93 सेकेंड, ये आंसर हो गया तुम्हारा।
थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है तुमको कि कितना देर के बाद इसकी एनर्जी आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो एनर्जी कभी भी किसी का एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो जैसे कि एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा, E इक्वल टू होता है हाफ एम टोटल एनर्जी का जानता है ओम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो अगर एनर्जी को हाफ होना है तो एम्पलीट्यूड को क्या होना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड को ए बाय रूट 2 होगा। इफ एनर्जी, तो एनर्जी इज हाफ, एम्पलीट्यूड इज ए बाय, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इफ एनर्जी इज E by 2, इफ एनर्जी इज E by 2, एम्पलीट्यूड इज ए बाय रूट 2। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ए बाय रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो E by 2 रखेंगे ना। तो जैसे E बाय एनर्जी क्या हो जाएगा, तुमको ये कैलकुलेशन समझ रहा होगा कि ए बाय रूट 2 करेंगे तभी वो क्या होगा, हाफ होगा। तो ए बाय रूट 2 हो गया। तो अब तुमको यहां पर जो हमको निकालना पड़ेगा यही काम करना होगा। तो अब एम्पलीट्यूड हो गया, इस पार्ट के लिए एम्पलीट्यूड हमको कह रहा है ए बाय रूट 2 होना चाहिए, और ए ई टू द पावर क्या होगा माइनस बी टी बाय 2m, ऐसा हो गया तुम्हारा। और a बाय रूट 2 है तो इसमें तुमको a कैंसिल आउट हुआ तो 1 by 2 हो गया। तो ये e पे पावर जाएगा, थोड़ा सा तेजी में कैलकुलेशन कर रहे हैं। ln क्या हो जाएगा तुम्हारा, e टू द पावर log e बेस को ln भी कहते हैं, log ln 1 by रूट 2 को लिखते हैं 1 by 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी टी बाय 2m। तो ऐसा हो गया तुम्हारा। तो ये तुमको हो गया माइनस, ये तुमको हो गया तुमको माइनस हाफ को, तो पहले 2 बाहर आ जाएगा और ये माइनस ln 2 हो जाएगा। और दैट्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी का वैल्यू होगा कितना तुम्हारा, बी का वैल्यू है तुमको 40 इंटू टी बाई 2 इंटू 200। तो टी मतलब 10 माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया टी इक्वल्स टू हो गया, इसका डबल हो गया 2 इंटू क्या होगा तुम्हारा 2 इंटू ln2 हो गया ना। नहीं नहीं ये तुमको तो 2 था इधर की तरफ, एक मिनट, 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 को क्या लिख दिए, ln आ गया इधर 1 बाय रूट 2, तो 1 बाय 2 का हो जाएगा। तो 2 तो इधर ही रहा, तो टाइम तो कम होना चाहिए था ना, टाइम तुम्हारा डबल क्यों हो गया, डबल टाइम को तो हाफ होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेशन मिस्टेक किए, 1 बाय रूट 2 को 1 बाय 2 का होल स्क्वायर कोई कैसे लिखता, हाफ पावर लिखेंगे ना। 1 बाय रूट 2 को कोई क्या लिख सकता है, 1 बाय 2 पर पावर हाफ लिखना होगा, उसको क्या लिख दिए वहां पर स्क्वायरिंग लिख दिए ना। क्या नहीं गलती समझ में आया, वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो पावर क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहां पर क्या लिखना चाहिए था हमको, हाफ इंटू मतलब हो गया माइनस ln2, मतलब दैट्स इक्वल्स टू माइनस 40 इंटू टी बाय 2 इंटू 200, ये ठीक है तुम्हारा। तो t इक्वल्स टू हो गया तुमको 1 बाई 2 इंटू ln2 इंटू 10 इंटू ln2, ln2 इंटू 10, तो t इक्वल्स टू 6.93 बाय 2, दैट्स इक्वल टू 3.46 सेकेंड। ये तुमको उससे हाफ टाइम में ये एनर्जी आधा हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया, इसका वैल्यू हो गया तुम्हारा, जब डैम्पिंग में कितना देर के बाद उसका एम्पलीट्यूड मतलब 1 बाय रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। तो एनर्जी हाफ होगा, एनर्जी हाफ का मतलब एम्पलीट्यूड 1 बाय रूट 2 टाइम्स होना। तो ये तुम्हारा हो गया। अब है तुमको फोर्स्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रिजोनेंस, ये दो टर्म अब है। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन का मतलब जैसे कि कोई बॉडी है, तो एसएचएम में तुमको जैसे कि हम लोग ने देखा भी जो कि ये डैम्प्ड होता जाएगा, डैम्प्ड होता जाएगा। तो इसका जहां तक है, इसको हमको कि ऑसिलेशन इसका एसएचएम में बरकरार रखने का क्या कोई उपाय ही नहीं है। जिस तो सिंपल पर जो घड़ी वगैरह कैसे चल रहा है, तो जाहिर है कि उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें हम लोग इस ढंग का सिस्टम बनाए हुए हैं कि जितना उसका एनर्जी लॉस होता है, अगर हम उसे सप्लाई करते रहें, उसमें एक फोर्स लगा दें, जितना फोर्स से उसका घाटा, जैसे मैंने कहा डिसिपेटिव फोर्स है जो उसको क्या करता है, रोक देता है। तो ऐसा भी तो सिस्टम हो सकता है, जैसे एक मानते हैं इसको ये वाइब्रेट कर रहा है ऐसे करके, एक कोई स्प्रिंग मतलब पेंडुलम, तो आपको तो ये अगर ये पता चल जाए कि कितना एक टाइम पीरियड में यहां तक जब घूम कर कितना ये इसका मतलब फोर्स लगा जो कि इसको बैलेंस मतलब इसका घटाया, उतना फोर्स से हम इसको एक्टिवेट कर दें, उतना फोर्स हम इसको दे दें, जितना फोर्स इसको एक हथौड़ा रखें जैसे एक सामान्य सोचें, तो इसको इतना फोर्स हमने दे दिया एक बार, तो जितना इसका घटा फोर्स उतना फोर्स हमने क्या कर दिया, इसको सप्लाई कर दिया, फोर्स्ड कर दिया, तब तो ये एसएचएम में क्या रहेगा, बरकरार रहेगा। अगर ये कैलकुलेशन जितना डैम्प्ड ऑसिलेशन में हमने ये देखा कि उसका एनर्जी घट जाता है,
तो फिर एसएचएम वगैरह जैसे जो भी सिस्टम एग्जीक्यूट भी हमको प्रैक्टिकली करते हैं, जैसे हमारा घड़ी में, तो वो कैसे संभव हो रहा है? तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका जितना कि उसका लॉस होता है एनर्जी को, उसको हम लोग पर ऑसिलेशन क्या कर देते हैं, उसको हम लोग कंपनसेट कर देते हैं। और इस प्रकार से हुआ एक एसएचएम में क्या रहता है, उसका बरकरार रहता है। तो ये जो तुम्हारा जो फोर्स होगा, तो अगर ये तुम्हारा, तो इसको कहते हैं हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेशन हो गया। ये जो सिस्टम बन गया, ये क्या होगा तुम्हारा फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन यही चीज है तुम्हारा फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन प्रैक्टिकली SHM is damped due to dissipative forces. If an external force is applied which compensate the damping force, then the SHM is not damped, ये डैम्प नहीं होगा। एंड ये आइडियली जो जैसा कि आइडियल एसएचएम में होना चाहिए, उस तरह के ये मोशन को क्या रख सकता है, ये जारी रख सकता है। तो इस तरह के जो एसएचएम में होगा, इसका जो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, तो जो कि हम लोग md²x/dt² प्लस ये डैम्पिंग में तुमको है bdx/dt प्लस kx, ये जो तुम्हारा फोर्स हो, दैट्स इक्वल्स टू F0, ये फोर्स तुमने तो कुछ एक लगाया, जो ये फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, cos ओमेगा डी, इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी हो सकती है इंटू टी ओमेगा नॉट डी ओमेगा डी इंटू टी, ऐसा क्या मान सकते हैं आप, एक फोर्स दे सकते हैं। ये इतना फोर्स हमने एक एक्सटर्नल फोर्स, ये एक क्या लगाया गया, एक इतना फ्रीक्वेंसी। अब ये चीज जैसे देखो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, फॉर एग्जांपल समझिए। अब क्या है, ये जैसे कि यहां से यहां तक वाइब्रेट कर रहा है, तो आपको ये जो फोर्स जो जैसे हथौड़ा भी यहां जैसे रखिएगा, तो यह भी धीरे धीरे क्या वाइब्रेट करना चाहिए, क्योंकि बार बार वहां पे पकड़ के तो नहीं उतना लगाइएगा बार बार। तो इसको भी क्या होता है, ये जो फोर्स जो जिस हथौड़ा की बात करें, जो इसको स्ट्राइक करेगा, वह भी उतना ही टाइम में लौट के यहां पर आएगा, तभी इसको फिर क्या कर पाएगा वो। तो कहने का ये जो फोर्स है, ये भी अपने आप में ऑसिलेट करे और इसको बार बार एक पर्टिकुलर टाइम पे पुश क्या करते रहे, और इस प्रकार से ये मोशन दोनों क्या रहेगा, जारी रहेगा। क्योंकि वहां पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, जैसे इस टाइप को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे झूला वगैरह रहता है, हम लोग जैसे झूला झूलाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या करते रहते हैं, यहां पर जैसे एक बार झूला झूल के आए, फिर उसको धकेल देते हैं। तो ये भी हम लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पर बार बार, जिससे कि उसका मोशन एसएचएम क्या रहेगा, हमेशा जारी रह पाए। तो इट इज ऑल्सो ए फोर्स। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा होकर दे रहा है, तो उसका भी क्या है, तो ये तो तुम्हारा एक व्यक्ति हो गया, तो इसका तो कोई फोर्स इतना दे रहा है, इस फ्रीक्वेंसी में इतना टाइम के बाद वह फोर्स बार बार उसको क्या हो रहा है, मिल रहा है। चाहे पैर से उसको क्या करना पड़ेगा, अपने झटका देना होगा, तब वो जाके उसका ऑसिलेशन क्या रहेगा, उसको जारी रहेगा स्विंग का, झूला का। तो ये सब तुम्हारे जो केस हो गए, ये फोर्स्ड ऑसिलेशन के केस हुए। तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशन में तुम्हारा है, ये आफ्टर फोर्स ऑसिलेशन क्या होगा, एसएचएम इसका जारी रहेगा। तो और एक इसमें स्पेशल केस ये आता है तुमको, कि ये तुमको स्पेशल केस में जब जो फोर्स का फ्रीक्वेंसी और जो वाइब्रेशन का किसी का फ्रीक्वेंसी है, जो जिस मोशन को आप देख रहे हैं, अगर उस दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है, तो उसका एम्पलीट्यूड काफी गुना बढ़ जाता है, और दैट इज कॉल्ड रिजोनेंस। इफ लिख देते हैं, इफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन कर रहा है, जो ऑसिलेशन इज इक्वल टू द frequency of force applied, then the amplitude become large. It is called resonance. इसको हम लोग रिजोनेंस कहते हैं।
ये कब होगा, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी, जैसे इसका जो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी है और इसके जो फोर्स लगाने की फ्रीक्वेंसी दोनों जब सेम हो जाएगी, तो ये इस कंडीशन में तुम्हारा एम्पलीट्यूड काफी बढ़ जाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। जैसे कि आपका तुमको क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक आता है किसी रीजन में, तो ऐसा देखा जाता है किसी घर को ज्यादा डैमेज हुआ, किसी घर को कम डैमेज हुआ। ये कैसे होता है, देखिए उसमें क्या हो रहा है, हर बिल्डिंग की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिससे वह क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। और अर्थ की जो वाइब्रेशन जो अर्थ जब किया होगा, जो कि अर्थक्वेक के कारण, उसकी फ्रीक्वेंसी जो आई होगी, अगर उस घर के फ्रीक्वेंसी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया तो उस घर को मैक्सिमम डैमेज होगा, वह तुमको बिल्कुल रिजोनेंस में चला जाएगा और उसको डैमेज उसका क्या हो, ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर जाएगा, और ज्यादा से वाइब्रेट कर जाएगा तो उसमें कुछ भी चीज के बचने की संभावना लगभग नहीं है, तो उसका मतलब लॉस क्या होगा, उसको ज्यादा होगा। तो वह रिजोनेंस के केस में चला गया तो उस घर को ज्यादा नुकसान हो जाएगा आपको। चाहे जैसे कि तुमको किसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कभी भी जब आप एनसीसी वगैरह का परेड करते हैं, ब्रिज वगैरह से कभी क्रॉस करेगा तो एनसीसी की परेड को रोक दिया जाता है, जो आज भी एक ट्रेंड है। ऐसा इसलिए, ये पहले कैसे पता चला, एक बार की घटना है जो कि शायद अमेरिका की है, जो कि दिया हुआ था किसी बुक में, तो उसमें क्या हुआ कि एक मतलब ब्रिज से मार्च पास्ट हो रहा था और ब्रिज बाद में क्रैक कर गया वो, तो जब बाद में देखा गया, उसको पता किया गया ऐसा काहे हो गया, तो उसमें पता ये चला उसमें जाकर के कि जो मार्च पास्ट जिसकी जो फ्रीक्वेंसी थी और ब्रिज की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों क्या हो गई, मैच कर गई, और जब मैच कर गई तो वो जो है तुमको क्या हो गया, उसमें ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ और उसमें क्या आ गया, क्रैक आ गया। तो अब ये एक सिंपल प्रोसीजर है कि जब कभी भी ब्रिज से कोई भी मार्च पास्ट हो या एनसीसी परेड वगैरह हो, कभी भी गुजरेगा किसी ब्रिज से, तो अब कभी ब्रिज पर मार्च पास्ट बंद कर दिया जाता है। तो ये एक मतलब अब एक प्रोसीजर, उसे यही सीख मिला कि कभी भी उसको क्या नहीं कीजिए, क्योंकि हर चीज अपना में एक फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, और उसकी फ्रीक्वेंसी और नेचुरल उसके दूसरे जो फोर्स्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर जाएगी तो उसका तुमको एम्पलीट्यूड है वो क्या आता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो उसमें जाहिर ऑटोमेटिक फ्रैक्चर आ जाएगा। पहले जैसे इतना थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है और एकाएक वाइब्रेट इतना तेजी से होने लगेगा, तो जाहिर है कि उसमें क्या आ जाएगा, क्रैक आएगा। तो यह घटना क्या कहलाती है, तुमको कहलाएगी और रिजोनेंस कंडीशन कहलाती है। तो ये तुम्हारा इस चैप्टर में हम लोगों ने देख लिया, तुमको जितने भी टॉपिक्स थे एनसीईआरटी बुक के, हमने पिछले लेक्चर्स में तुमको 2-3 जो एसएसएम के जितने लेक्चर्स थे वो तुम्हारे जो राइफल ऐप पर वीडियो सारे अपलोड हैं, और किसी भी चैप्टर के एक तुम्हें जो है इसके बाद वेब चैप्टर हम लोग लेंगे, फिर क्लास 12 के भी सारे हमारे लेक्चर्स जो है तुमको अपलोडेड हैं इस पर, जिसमें तुम पढ़ सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक को पढ़ सकते हो। इंजीनियरिंग मेडिकल इन सबों की तैयारी के लिए भी तुम ये इस ऐप का राइफल ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड करके उसकी मदद ले सकते हो। तो इसी तरह इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।